आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम 2026 के फिनटेक परिदृश्य को डिकोड करने वाले हैं और विशेष रूप से फिदाया नाम के एक ऐप के दावों पर नजर डालेंगे। क्या इस ऐप से सच में उतने ही बेहतरीन रिटर्न मिलते हैं जितना मार्केटिंग में बताया जाता है, या फिर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है? चलिए इन दावों और हकीकत के बीच के फर्क को गहराई से समझते हैं। इस विश्लेषण में हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं पर होने वाली है। पहले बचत की दुविधा, फिर हाइब्रिड समाधान, प्रतिद्वंदियों की तुलना, हाई यील्ड का विज्ञान और अंत में सुरक्षा की असलियत। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, 2026 की बचत की दुविधा। आखिर लोग ट्रेडिशनल बैंकों से दूर क्यों जा रहे हैं? आप देखिए, पूरी दुनिया में व्यापार, युद्ध और सप्लाई चेन के मसले चल रहे हैं। इसके बीच 2026 की शुरुआत में भारत की घरेलू महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट लगभग 4.8% के आसपास अटकी हुई है। ये नंबर सुनने में भले ही बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन ये सीधे तौर पर हमारी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कम कर रहा है। और इस 4.8% की महंगाई के सामने एक पारंपरिक बैंक के साधारण बचत खाते से कितना रिटर्न मिलता है? मुश्किल से 3.5% के आसपास। मतलब साफ है, अपना पैसा सिर्फ एक बेसिक सेविंग्स अकाउंट में छोड़ देना अब कोई समझदारी वाला विकल्प नहीं बचा है। इसे हम एक तरह का साइलेंट टैक्स या खामोश कर कह सकते हैं। जब पारंपरिक बैंक की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर अधिकतम 6.5 से 7.1% के बीच रिटर्न मिल रहा हो, तो उस रिटर्न में से टैक्स और 4.8% की महंगाई घटाने के बाद जो असली रिटर्न बचता है वो लगभग शून्य या नेगेटिव हो जाता है। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि उसकी वैल्यू लगातार कम हो रही है। इसी समस्या ने नए समाधानों की तलाश शुरू कर दी। यही एंट्री होती है हमारे दूसरे हिस्से की, प्रस्तावित हाइब्रिड समाधान। आइए देखते हैं कि फिनटेक उद्योग इस साइलेंट टैक्स को खत्म करने के लिए क्या नया लेकर आया है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यील्ड एग्रीगेटर आखिर होता क्या है। असल में ये ऐसे स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं जो भौतिक बैंक शाखाओं के भारी खर्च से बचते हैं। ये पूरे बैंकिंग इकोसिस्टम को स्कैन करते हैं और उच्च विकास वाले एनबीएफसीज और निजी बैंकों के साथ साझेदारी करते हैं। इनका एक ही लक्ष्य होता है, बिना किसी एक्स्ट्रा ब्रांच ओवरहेड के सबसे अधिक ब्याज दरें खोजना। फिदा ऐप की स्टेबिलिटी शील्ड रणनीति बिल्कुल इसी मॉडल पर काम करती है। यह रणनीति पैसों को 2 हिस्सों में बांटती है। 80% धन जाता है एक गारंटीड एफडी में, जहां 9.1% यील्ड का दावा है, और बाकी 20% निवेश किया जाता है 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड में। इसके पीछे की सोच यह है कि अगर शेयर बाजार गिरता है तो एफडी काम आएगी, और अगर वैश्विक तनाव की वजह से करेंसी कमजोर होती है तो सोने की कीमत बढ़ जाएगी। बाजार की अस्थिरता से बचने का यह एक काफी दिलचस्प हाइब्रिड तरीका है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, फिनटेक प्रतिद्वंदियों की तुलना। इस भीड़भाड़ वाले स्पेस में फायदा की स्थिति बाकियों के मुकाबले कैसी है? इस बाजार को हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ ग्रो या आईएनडी मनी जैसे जर्नलिस्ट ऐप्स हैं, जिनका पूरा फोकस स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स पर होता है। उनके लिए एफडी बस एक साइड विकल्प है। वहीं दूसरी तरफ फाइडिया या स्टेबल मनी जैसे स्पेशलाइज्ड एग्रीगेटर्स आते हैं। इनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग यील्ड को अधिकतम करने और एक डेडिकेटेड वेल्थ इकोसिस्टम बनाने पर होता है। ये टेबल पूरी तस्वीर साफ कर देती है। जहां पारंपरिक बैंक कंजर्वेटिव तरीके से 7% के आसपास का औसत रिटर्न दे रहे हैं, वहीं फिदाओ 9.1% तक की यील्ड एडवर्टाइज करता है। यहाँ एक तकनीकी बारीकी ये है कि फिदाओ सरल वार्षिक ब्याज दर नहीं, बल्कि कुल यील्ड हाईलाइट करता है, जिसमें 3 साल की अवधि की तिमाही कंपाउंडिंग का असर शामिल होता है। मैनेजमेंट के मुताबिक यही वो एफिशिएंसी गैप है जो उन्हें बाकी बाजार से बहुत आगे रखता है। आइए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, हाई यील्ड का विज्ञान। आखिर इन आक्रामक रिटर्न दावों को पर्दे के पीछे गणितीय रूप से कैसे उत्पन्न किया जाता है? अक्सर विज्ञापनों और पीआर में डिजिटल गोल्ड निवेश पर 17% तक के भारी रिटर्न का दावा किया जाता है। सुनकर लगता है क्या ये सच में मुमकिन है? असल में ये कोई फिक्स्ड ब्याज दर नहीं है। ये फिदाया एक्स गोल्ड लीजन प्रोग्राम पर आधारित एक कैलकुलेशन है। इसमें पिछले 25 वर्षों के ऐतिहासिक औसत गोल्ड रिटर्न को जोड़ा जाता है, जो करीब 11% बनता है। फिर उसमें 4% का सालाना लीज रिटर्न ऐड किया जाता है, जो सीधे गोल्ड ग्राम्स में मिलता है। और अंत में जब इस पर लंबे समय का कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ता है, तब जाकर ये 17% का दावा बनता है। तो ये गोल्ड लीजिंग असलियत में काम कैसे करती है? प्रक्रिया काफी स्पष्ट है।
पहले 24 कैरेट का डिजिटल गोल्ड छोटे छोटे हिस्सों में खरीदा जाता है। फिर प्लेटफॉर्म इस गोल्ड को भारत के उन बड़े ज्वेलर्स को लीज पर यानी किराए पर दे देता है जिन्हें हर महीने 250 से 500 किलो सोने की आवश्यकता होती है। आज ज्वेलर्स कैश की जगह सोने के रूप में लोन लेना इसलिए पसंद करते हैं ताकि वे हर दिन बदलते सोने के भाव के रिस्क से बच सके। बदले में वे बैंक या कॉर्पोरेट गारंटी देते हैं और निवेशकों को सोने के ग्राम में ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। इस पूरे लीजिंग सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए कंपनी दैनिक 3-वे रिकॉन्सिलेशन नाम का एक ऑडिटिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है कि हर दिन सिस्टम 3 चीजों को मैच करता है। पहला, यूजर के ट्रांजैक्शन लॉग्स, दूसरा, पेमेंट गेटवे और बैंक डिपॉजिट के रिकॉर्ड्स, और तीसरा, सबसे अहम, कस्टोडियन के पास मौजूद फिजिकल तिजोरी में रखे सोने का वजन और उसकी शुद्धता। अगर इन तीनों में जरा सी भी गड़बड़ी पाई जाती है तो सिस्टम आगे के सभी ट्रांजैक्शन तुरंत रोक देता है। अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, सुरक्षा और उपयोगकर्ता की वास्तविकता। मार्केटिंग दावों की चकाचौंध से हटकर चलिए असली जमीनी हकीकत को परखते हैं। कागजों पर देखा जाए तो विज्ञापित सुरक्षा प्रोटोकॉल काफी मजबूत नजर आते हैं। एफडी के लिए आरबीआई द्वारा संचालित डीआईसीजीसी के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा है। डिजिटल गोल्ड वास्तव में सीक्वल लॉजिस्टिक्स के सुरक्षित वॉल्ट्स में रखा जाता है, जिसकी निगरानी सेबी रजिस्टर्ड ट्रस्टी करते हैं। इसके अलावा किसी भी तकनीकी भूल चूक को रोकने के लिए मेकर चेकर नाम का एक मैनुअल दोहरी अनुमोदन सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन एक मार्केटिंग ब्रोशर पढ़ना अलग बात है और असल जिंदगी में उस ऐप का उपयोग करना बिल्कुल अलग। जब 2026 के YouTube रिव्यूज, प्ले स्टोर की टिप्पणियों और रियल यूजर्स के अनुभवों का विश्लेषण किया गया, तो कंपनी के मार्केटिंग वादों और ऑपरेशनल वास्तविकता के बीच एक साफ अंतर उभर कर सामने आया। उदाहरण के लिए, विज्ञापनों में तत्काल तरलता यानी इंस्टेंट लिक्विडिटी का बड़ा दावा किया जाता है, लेकिन जब आधिकारिक एफएक्यू में गहराई से पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि सुरक्षा कारणों से खरीदारी के बाद 48 घंटे तक सोना या चांदी बेचने की अनुमति ही नहीं है। ये एक काफी महत्वपूर्ण होल्डिंग अवधि है जो तुरंत पैसे निकालने वाले दावे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। इसके अलावा ऑनलाइन शिकायतों में एक और समस्या काफी आम दिखी है। हालांकि यूजर्स का पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है, लेकिन सर्वर और तकनीकी समस्याओं के कारण निकासी यानी विड्रॉवल अक्सर पेंडिंग स्टेटस में फंस जाते हैं। ऐसे मामलों में बैंक खाते में पैसा वापस आने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है और कंपनी की तरफ से बस धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को एक साथ रखा जाए तो निष्कर्ष क्या निकलता है? विज्ञापित दावा ये है कि ये सिस्टम बिना किसी रुकावट के काम करता है, तुरंत पैसा देता है और रिटर्न के मामले में पारंपरिक बैंकों को काफी पीछे छोड़ देता है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ये हाई रिटर्न बहुत ही जटिल लीजिंग मैकेनिज्म पर टिके हैं। इसके साथ ही अनिवार्य केवाईसी, 48 घंटे का कूलिंग पीरियड और तकनीकी देरी जैसी चीजें इसमें शामिल हैं जो आमतौर पर एक ट्रेडिशनल बैंक में कभी नहीं झेलनी पड़ती। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। क्या लंबी अवधि में कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के लिए इन नए फिनटेक प्लेटफॉर्मों की तकनीकी उलझनों और देरी के साथ समझौता करना समझदारी है, या फिर पारंपरिक बैंकिंग का वो तत्काल आराम और जब चाहो तब पैसा निकालने वाली सुविधा आज भी सबसे बेहतर है? हर निवेशक को इस दक्षता अंतर और जमीनी वास्तविकता को खुद तौलना होगा। इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। ऐसे ही एक और दिलचस्प विश्लेषण के साथ हम जल्द ही फिर मिलेंगे।